नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव अच्छा। मेरे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं इनका नाम प्रमोद कुमार मिश्र है और ये पंजीकार हैं। फिलहाल हम सौराठ में हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पंजी व्यवस्था में पंजीकार का क्या योगदान होता है और ये जो पंजी प्रणाली है ये क्या प्रणाली है जिसके तहत विवाह संबंध पूर्ण होते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत के साथ मेरा सवाल कि ये जो पंजी व्यवस्था है ये क्या है? पंजी व्यवस्था ये है जो वर और वधू पक्ष दोनों में देखा जाता है जो कहीं से रक्त संबंध न हो। अगर 7 और 5 के बीच में कहीं से रक्त संबंध होता है तो उसको हम लोग अनाधिकार कहते हैं, अधिकार नहीं देते हैं वैवाहिक संबंध का। अगर नहीं रहता है रक्त संबंध तो हम लोग उसको अधिकार कहते हैं। ये जो 7 और 5 का मिश्रण है ये क्या है, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। पितृकुल का 7 और मातृकुल का 5 जो पीढ़ी है जी, वो दोनों का मिला के एक वंश हुआ। हाँ, उसी तरह दूसरे वंश जो है हाँ, उनका भी उसी में कोई संबंध न हो, रक्त संबंध न हो, हाँ। तब हम लोग वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। क्या कारण है कि इन संबंधों पर जोर दिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि 7 और 5 का कॉम्बिनेशन बना रहे? शास्त्र इसके पीछे क्या उद्देश्य बताता है? शास्त्र का और विज्ञान का दोनों का यही कथन है, जो रक्त संबंध अगर रक्त शुद्धता है तो उससे जो संतान उत्पत्ति होगा वह दीर्घायु होगा, अल्पायु नहीं होगा और तेजस्वी होगा। हाँ, ये दोनों चीजें हैं। हाँ, वैवाहिक संबंध पर भी कोई परेशानी आती है अगर ये संबंध बेहतर ना हो तो? वैवाहिक संबंध स्थापित करता है तो उसका मूलभूत कारण यही है जो संतति। तो संतान यदि दीर्घायु नहीं होगा, संतान अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो वैवाहिक संबंध का कोई अस्तित्व रहेगा ही। इसलिए संतान उत्पत्ति जब करता है तो उस लोग समझता है जो ये दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे, तेजस्वी हो, इसीलिए रक्त संबंध को देखा जाता है। विवाह के प्रसंग में ये कहा जाता है कि 36 गुण मिलने चाहिए, तो क्या ये 36 गुणों में से ही एक पंजी प्रणाली है? 36 गुण जो है आप कह रहे हैं जी, वो हमारे समाज का कहना नहीं है। ठीक, वो दूसरे स्टेट का जो है जी, हर स्टेट अपना अपना एक परफॉर्मा रखे हुआ है जिसमें वो 36 गुण कहता है दूसरे स्टेट वाला, हम लोग उसको नहीं कहते। मिथिलांचल की संस्कृति क्या कहती है? मिथिलांचल का संस्कृति यही कहती है। और दूसरे जगह आप देख लीजिए जी, जो साउथ के जो ब्राह्मण है वो मातुली कन्या से विवाह करते हैं। मातुली कन्या का मतलब समझे? बताएं। ममेरा बहन, अच्छा, फुफेरा बहन, उससे शादी करता है। जबकि हम लोग उसको बहुत घृणा के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो 36 गुण वो देखता है, हम लोग 36 गुण नहीं देखते हैं। हम लोग संबंध देखते हैं जो रक्त संबंध हमारा शुद्ध हो। ठीक है। फिलहाल जो पंजी प्रणाली है ये कहाँ कहाँ है और किन किन वर्गों में है? अभी तो मैथिल ब्राह्मण और कर्ण कास्ट में है। और पूरे मिथिलांचल में है? पूरे मिथिलांचल मत कहिए, मैथिल ब्राह्मण कहीं भी हो, जिस प्रदेश में जहां भी रहते हाँ, 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 जी, पलायनवादी समाज है जी, तो जहां भी हो तो उनका यहाँ रिकॉर्ड है और उनका काम हम कर सकते हैं। ठीक है बाबा, हम चाहेंगे कि आप कोई एक पंजी दिखाकर हमें ये बताने की कोशिश करिए कि कैसे पंजी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, किसी भी पेज को उल्टा लीजिए। जी, किसी भी पेज को उल्टा लीजिए। हाँ, देखिए इसको, इसमें पूरे ब्राह्मणों का समूह होगा, मतलब जितने भी ब्राह्मण होंगे मैथिल सबों का रिकॉर्ड आपके पास होगा? निश्चित। हाँ, उसमें भी अंतर है। हाँ, मान लीजिए जो यहाँ से चले गए यूएसए, जी, यहाँ से चले गए कोरिया, यहाँ से चले गए बांग्लादेश, यहाँ से चले गए कहीं, तो वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए। तो जहां से डिस्कनेक्ट हुए हैं तब से तो हम अपडेट कर नहीं पाएंगे।
न हमारे यहाँ वो आते हैं और न हम अपडेट कर पाते हैं। लेकिन जो यहाँ है, जो इस परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनका रिकॉर्ड है, काम करते हैं तो अपडेट होता है। रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें रहती है? ये सारे वंशजों का नाम है इसमें। ठीक है। ये जो है पितृकुल के हैं, और ये जो है सो मातृकुल के हैं, और इस बीच का जो संबंध है जी, वो इस बीच में है। किनका कहाँ शादी है, किस मूल में, किसके लड़की से, सारा इसमें डिटेल्स, सारी चीजें रिकॉर्ड जी होती है। ये पंजी प्रणाली कितने वर्षों से आ रही है? पंजी प्रणाली जो है सो पहले तो मौखिक चलता था, रटन की विद्या जी, एक दूसरे से सुन के जी, उसको सीखते थे जी, और पुरोहित के पास जजमान का वंशावली याद रहता था। गुरुकुल व्यवस्था खत्म हो गया, तो वो सूत्र विद्या भी खत्म हो गया। जब लेखनी में आया, कागज और कलम का काम जब चलने लगा, तो 1310 में जी, पंजी प्रथा का शुरुआत किया, जो रिकॉर्ड में है जी। अब 1310 में यहाँ मिथिला के शासक थे राजा हरसिंह देव जी, जो कर्नाटक वंशीय थे, नान्य देव के 6वें पीढ़ी जी। तब से ही पंजी प्रथा चालू है, पुस्तक के रूप में, लेखनी के रूप में। अभी तक हम लोग उसको चला रहे हैं। ठीक है। अब एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी पंजीकार के ऊपर। पहले के जमाने में ये देखा जाता था कि पंजीकारों की संख्या अधिक हुआ करती थी, लेकिन अब के समय में पंजीकारों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्या कारण है कि पंजीकार इस व्यवस्था प्रणाली को आगे नहीं चला पा रहे हैं, या फिर जो भी लोग आते हैं उनके पास वो सक्षम नहीं हो पाते कि वो पंजीकार को सही तरीके से व्यवस्थित रख सके? अच्छा सुनिए जी, सबसे पहले तो ये सभा व्यवस्था आई है जी, 1735 में 12 सभा का स्थापना किया गया था। ठीक। खंडवाला वंश के राजा राघव सिंह के द्वारा, और ये वैवाहिक सभा नहीं था, शास्त्रार्थ का सभा था। ठीक। गुरुकुल से जो लोग शिक्षा प्राप्त करके निकलते थे, जैसे अभी आप परीक्षा देते हैं, उसी तरह यहाँ परीक्षा था, शास्त्रार्थ था जी। और उसी शास्त्रार्थ में उनको सर्टिफिकेट दिया जाता था, और उसमें जो शिक्षक थे जी, वीक्षक थे, परीक्षक थे, उनके पास भी कन्यादान और वरदान रहता था। और यहाँ जो परीक्षा देने के लिए छात्र आते थे वो भी अविवाहित होते थे, तो ये सभा में देखा परखा पहचाना हुआ लड़का मिल जाता था जी, जो ये इस विषय का विद्वान है, फलाने जगह के हैं, इनका इस तरह का क्वालिटी है, इस तरह का विद्वान है, तो हमको करने लायक भी काम है, चिन्हित हो जाता था जो हम ये काम करेंगे। तो शास्त्रार्थ के साथ साथ विवाह के लिए भी चिन्हित कर लिया जाता था। अगर नहीं हुआ चिन्हित तो जानकारी तो सबको मिल ही गया, जो कि फलाने गांव का जो फलाना लड़का है उच्च कोटि का है जी, शिक्षाविद है, तो लोग जाके अपना बात करते थे। तो बाद में हुआ जो ही, तो शास्त्रार्थ का सभा तो है ही, इसमें वैवाहिक सभा भी अगर जोड़ दिया जाए तो आसान हो जाएगा तरीका जी। कहे तो यहाँ लड़का लोग पहुंचते हैं परीक्षा देने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए, तो यहाँ लड़की के परिजन क्यों नहीं पहुंच जाए जो हम सेलेक्ट कर ले इस लड़का को। तो वैवाहिक सभा भी चलने लगा, दोनों साथ साथ चलने लगे। बाद में आके जब
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुलने लगा, पलायनवादी समाज हो गया, गुरुकुल खत्म हो गया, तब शास्त्रार्थ का सभा खत्म हो गया, वैवाहिक सभा, तो पलायनवादी समाज अब हो गया, लोग गांव से चले गए। अब उनको आने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर खुद अपने आप को अगर छुट्टी मिल गया, फुर्सत हो गया, तो बच्चे को फुर्सत नहीं है, छुट्टी नहीं है, लोग पाबंद हो गए, नहीं आ पाते हैं। गांव में आप देखिए, जो किसी भी गांव में परिवार का परिवार यहां से जो पलायन कर गया है, घर में ताला लटका हुआ है जी। तो आदमी का संख्या गांव में घट गया, बाहर से लोग आएंगे नहीं, तो सभा में संख्या बल कम हो गया है। बिल्कुल। लेकिन अभी तक सभा जीवंत है। अब आइए पंजीकार, तो पंजीकार पहले बहुत रहते थे, तो बहुत लोग यहाँ आते थे, बहुत लोग 100% सभा से काम करते थे। 12 सभा था तो सभे से काम करते थे, घर कथा से काम नहीं होता था। अब तो सारा काम घर कथा से होता है, तो घर कथा से होता है तो सभा में राह किया गया, जो सभा में लोग उतना आएंगे, भीड़ होगा। पलायनवादी समाज है, अब पंजीकार के प्रोफेशन पे भी धक्का पड़ गया। यदि यहाँ काम होगा तभी ना हमको 2 पैसा मिलेगा, काम नहीं होगा हमको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो हम इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करके जो हम यहाँ बैठेंगे, सो हमारा भी पेट चलना चाहिए ना। बिल्कुल सही। यहाँ से कोई लंदन चला जाता है, पापी पेट का सवाल है, पेट भरने के लिए जाता है, और उससे थोड़ा भी कम हमारे पास बुद्धि ज्ञान नहीं है, हमारा भी डिग्री उससे कम नहीं है, तो यहाँ हमको नमक रोटी भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए पंजीकार भी कम हो गए हैं, पलायनवादी समाज है। शिक्षा तो सब में है, सब शिक्षित है, सब कमाता खाता है। बाबा, मेरा आखिरी सवाल संक्षिप्त में जवाब जानना चाहूंगा कि पंजीकार के लिए क्या कोई फीस का निर्धारण किया जाता है, या फिर व्यक्ति अपनी कोई फीस का निर्धारण नहीं है। पंजी का व्यवस्था यही है, जो समय और समावेश आप अपना देखिए। हमको हर व्यक्ति का काम करना है, जो एक भिक्षाटन करते हैं उनका भी काम करना है, और जो अपने आप को मैथिल ब्राह्मण में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा समझते हैं उनका भी काम करना है। बिल्कुल। तो हम लोग फीस बांधे हुए नहीं है, समय और समावेश आप अपना देखिए, आप अपना क्षमता देखिए। ठीक है बाबा, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये पंजीकार प्रमोद कुमार मिश्र थे, जो अपनी बात बता रहे थे पंजी व्यवस्था प्रणाली किस तरीके से लागू की गई और उसका समावेश कैसे हुआ और आधुनिक युग में उसे कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इन विषयों पर हमारी बातचीत हुई। विशेष जानकारी के लिए देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। नमस्कार।